नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने लगाए विरोधी नारे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कश्मीर में आतंकियों के लिए काल बनी भारतीय सेना। साल 2022 में 186 आतंकवादी मारे गए, 159 गिरफ्तार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता चीन। अमित शाह बोले ITBP जवान हिमवीर उनके रहते कोई चिंता नहीं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन में कोरोना बेकाबू, भारत समेत 10 देशों ने वहां से आ रहे यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध, WHO ने मांगी रिपोर्ट। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने लगाए विरोधी नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा हो रखा है, जिसका नाम है POK। पाकिस्तान की सेना इस इलाके को काफ़ी समय से हड़पने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना और ISI के खिलाफ व्यापक विरोध गिलगिट बाल्टिस्तान में फैल गया है, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान की सेना सालों से स्थानीय लोगों की ज़मीन हड़पती रही है, लेकिन ये पहला मौका है जब स्थानीय लोग सेना के खिलाफ उठे हैं। बता दें कि पाकिस्तान सेना गिलगिट के मीनावर गांव में स्थानीय निवासियों की संपत्तियों को गिराने आए हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का गिलगिट स्काउट और पाकिस्तानी सेना के जवानों के साथ आमना सामना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे भी लगाए और उनके ज़मीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि पाकिस्तानी सेना हमारे घरों और कृषि भूमि पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो पाकिस्तानी सेना इसकी जिम्मेदारी होगी और मुख्य सचिव को इस मुद्दे को हल करने के लिए यहाँ आना चाहिए, नहीं तो इस मामले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने उठाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर में आतंकियों के लिए काल बनी भारतीय सेना। साल 2022 में 186 आतंकवादी मारे गए, 159 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से वहाँ के हालात बदले हैं। कश्मीर में नया सिनेमा घर खोला गया है, रोजगार के अवसर युवाओं को दिए जा रहे हैं। कश्मीर के युवाओं के हाथों में जो आतंकियों में पत्थर पकड़ाए थे, उसे हटाकर भारत सरकार किताबें पकड़ा रही है। और टारगेटिंग, किलिंग और कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2022 आतंकियों के लिए काफ़ी भारी रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को 2022 को हाल के वर्षों में सबसे सफल बताया और इसमें वर्ष 2022 में 56 पाकिस्तानियों सहित कुल 186 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी गिरफ्तार किए गए 159 लोगों को जोड़ा है और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में जीरो टेरर गतिविधि हासिल करने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता चीन। अमित शाह बोले ITBP जवान हिमवीर उनके रहते कोई चिंता नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि किसी की मजाल नहीं कि वो भारत की सीमा में घुस जाए। अमित शाह ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा की लोश मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी वजह है ITBP के जवान, जिन्हें हम हिमवीर भी बुलाते हैं। जब ITBP के जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं, तो किसी की भी मजाल नहीं है कि सीमा पर 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर पाए। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कही। अमित शाह बेंगलुरु की देवनहाली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने ITBP और BPRND के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है। इसी के साथ इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ITBP सभी सुरक्षा बलों में सबसे दुर्गम हालत में सुरक्षा करने वाला बल है और हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि -42 डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करना, इसके लिए बहुत दृढ़ मनोबल और उच्च श्रेणी की देशभक्ति होगी, तभी ऐसा संभव है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में कोरोना बेकाबू, भारत समेत 10 देशों ने वहां से आए यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध, WHO ने भी मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, चीन में जीरो कोविड नियम हटाए जाने के बाद कोरोना से हालत बेकाबू हो गए हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, शमशान घाटों में अंतिम संस्कार की जगह नहीं है और ज़रूरी दवाइयों की किल्लत लगातार बनी हुई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए WHO ने चीन को फटकार लगाते हुए कोरोना के सही आंकड़े बताने के लिए कहा है। वहीं अब फ्रांस और इंग्लैंड ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए
कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। यूरोपीय देशों स्पेन, इटली के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। फ्रांस की ओर से शुक्रवार को बताया गया है कि चीन से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा आने के बाद यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी। चीन से इंग्लैंड आने वाले यात्रियों को भी 2 दिन पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ब्रिटेन में नए नियम 5 जनवरी 2023 से लागू किए जाएंगे। हालांकि चीन से स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित क्षेत्रों के साथ काम कर रही है इसे जल्द से जल्द पूरे ब्रिटेन में लागू किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे और अपने लखनऊ दौरे पर वह प्रदेश पदाधिकारियों, अग्रिम मोर्चे और विभागों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों को जीतने की योजना बनाई है। प्रदेश में निकाय चुनाव टल गए हैं। OBC के आरक्षण को लेकर भाजपा का कहना है कि जब तक OBC को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। JDS के लोक गठबंधन पर फैला रहे अफवाह। बीजेपी कर्नाटक में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, सरकार बनाने का दावा कर बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में मई 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही जमीनी स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि JDS से जुड़े लोग अफवाह फैला रहे हैं और भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। JDS और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि JDS को वोट देना कांग्रेस को वोट देने जैसा है और शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है, लेकिन हमारे लिए ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 7 राज्यों के चुनाव में 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि 6 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह 5 जनवरी को भाजपा की रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। JP नड्डा समापन समारोह में होंगे शामिल। त्रिपुरा से ये बड़ी खबर। जी दोस्तों, अगले साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को राज्य में भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि इस 8 दिवसीय यात्रा में उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मानगर से रवाना इसको किया जाएगा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि उसी दिन अमित शाह दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 12 जनवरी को यात्रा के अंतिम दिन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सत्तारूढ़ पार्टी ने इस रथ यात्रा को जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असम में परिसीमन से पहले 4 जिलों के विलय का फैसला। CM शर्मा बोले, उम्मीद है फैसले के महत्व को समझेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, असम से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। असम सरकार ने 4 जिलों का अन्य 4 जिलों में विलय के साथ साथ कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं, समाज और असम के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय भारी मन से लिया गया। हालांकि असम सरकार ने इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज ब्लास्ट के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान के PM आतंकवाद के मुद्दे पर सैन्य अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। जहां दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते हुए आत्मघाती विस्फोट को लेकर दुनिया भर की चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ देश में बढ़ते आतंकवाद के खतरे को मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा की। NSC की बैठक में सभी सेना प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। NSC की बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि बैठक में आतंकवाद का पूरी ताकत से जवाब देने का संकल्प लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने बैठक में पाकिस्तान में हालिया आतंकी घटनाओं और पाकिस्तान अफगान सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की गुरुवार को प्रधानमंत्री शरीफ से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था। जनरल मुनीर ने प्रधानमंत्री शरीफ को देश में बढ़ते आतंकवाद पर जानकारी दी थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति, हालिया आतंकवादी घटनाएं और इससे निपटने के कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंक को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर नहीं
बैठा सकते हैं, पाकिस्तान को जयशंकर की दो टूक। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। साइप्रस यात्रा के दौरान एक संबोधन में नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर नहीं बैठाया जा सकता। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद मुद्दों पर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है, क्योंकि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं होंगे। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प पर उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान और बढ़ गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मूल मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि आतंकवाद से किसी भी देश को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना भारत को हुआ है। और उन्होंने कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम आतंकवाद को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता कर लेंगे और हम आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास आने के बाद से ही पाकिस्तान आतंकवाद पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी मकसद से पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते नजर आते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदरी भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। इसके अलावा जरदरी ने भारत सरकार की विचारधारा को हिटलर से प्रभावित बताया था। और दोस्तों, इसके बाद बिलावल भुट्टो की जमकर इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती भी हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर में योगी स्टाइल में हिजबुल आतंकी के खिलाफ कार्रवाई, घर पर चला दिया बुलडोजर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन ने शनिवार एक आतंकी के घर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। और आतंकी आमिर खान हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बताया जा रहा है। उसका ये घर पहलगाम के लेवार गांव में स्थित है। वहीं दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। 90 के दशक में वो सीमा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चला गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन की संयुक्त अभियान टीम ने अनंतनाग जिले के लेवार गांव में एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अभियान चलाया। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बलूचिस्तान में मछुआरों के खिलाफ उत्तरी पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शन करने पर लगाई रोक, कर्फ्यू कर दिया लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस हफ्ते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। इसमें एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई थी और इसके बाद राज्य सरकार ने बंदरगाह शहर ग्वादर में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लागू करने के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। मौलाना हिदायतुर रहमान के नेतृत्व में हक दो तहरीक नामक संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारी लगभग 2 महीने से स्थानीय मछुआरों की जगह मशीनीकृत नौकाओं के जरिए अवैध रूप से मछली पकड़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इलाके के स्थानीय मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पीढ़ियों से मछली पकड़ने के व्यापार पर निर्भर हैं। दोस्तों, आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन इस हफ्ते तब हिंसक हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद झड़पें हुई और मंगलवार को एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है चीन। LOC पर BSF के लिए चुनौती बने हैं ड्रोन। जी दोस्तों, पाकिस्तान सीमा से भेजा जा रहा ड्रोन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। BSF ने 6 महीने के अंदर ही पाकिस्तान से लगी पश्चिम सीमा पर 22 ड्रोन गिराने का काम किया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को ज्यादा पुख्ता करने के लिए इस बार बजट में ज्यादा प्रावधान की संभावना है, क्योंकि एजेंसियां मान रही हैं कि ये चुनौती आने वाले साल में बढ़ेगी। एजेंसियों का मानना है कि सीमा की निगरानी में ड्रोन संकट से निपटना एक प्रमुख एजेंडा बन गया है, क्योंकि इसके जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने के अलावा जासूसी की कोशिश बढ़ी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में पश्चिमी सीमा पर 22 ड्रोन मार गिराए जाने की जानकारी देते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा था कि नापाक इरादों के साथ नारकोटिक्स और टेररिज्म फैलाने के लिए हथियार लाने वाले ड्रोन पर सफलता प्राप्त हो रही है। नोएडा में BSF ड्रोन, UAV और साइबर फॉरेंसिक लैब में पकड़े गए ड्रोन के माध्यम से इसके लिंकेज और बॉर्डर पार के स्थान की बहुत अच्छी तरीके से मैपिंग और पहचान की जा रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा से बड़ी मात्रा में ड्रोन के जरिए भेजे गए ड्रग्स और हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ 2021 के मुकाबले 22 में दोगुनी रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल में मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में नए साल में बड़ा फेरबदल हो सकता है और खबर है कि खरमास समाप्त होते ही मोदी
कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। बजट सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और ऐसी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कुछ सांसदों को जगह मिल सकती है। मोदी अपने कैबिनेट में नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बदलाव के अलावा खबर है कि बीजेपी पार्टी संगठन में भी भारी फेरबदल हो सकता है। दरअसल नए साल की शुरुआत में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। दरअसल नड्डा को 20 जनवरी 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथों से निकलता दिख रहा है खैबर पख्तूनख्वा सेना पर भारी पड़ रहे हैं आतंकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का एक राज्य उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों चुनाव की वजह से अपनी सीमाओं पर सुरक्षा मुद्दों को अनदेखा कर रहा है और इसके कारण अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में आए दिन हमले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे ने कई अन्य आतंकी समूहों को पाकिस्तान में अपने आतंकवादी अभियान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह ने 28 नवंबर को इस्लामाबाद के साथ शांति वार्ता पूरी तरह से खत्म कर दी और इसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को खैबर पख्तूनख्वा में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 45 मिनट तक चली जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, जैश के 4 आतंकी कर दिए गए ढेर और 26 जनवरी पर ये करने वाले थे कोई बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया करने के क्रम में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अपुष्ट सूत्र ये संख्या इससे कहीं ज्यादा बता रहे हैं। इन एनकाउंटर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और घने कोहरे के बावजूद आतंकवादी हिंदुस्तानी जवानों की निगाहों से बच नहीं पाए। यह एनकाउंटर जम्मू के सिद्रा इलाके में हुआ। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी की गई थी और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग होने पर बाईपास रोड को बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार ये आतंकी 26 जनवरी को कोई बड़ा हमला करने की योजना लेकर कश्मीर में आ रहे थे और इधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। तो दोस्तों आपको हमने बताया कि क्या बड़ा एक्शन लिया है देश की सेना ने। जम्मू में बड़ा एनकाउंटर किया है और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अटारी वाघा बॉर्डर पर लहराएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तान के झंडे से 18 फीट ज्यादा होगी इसकी हाइट। जी हाँ दोस्तों, अटारी बॉर्डर घूमने वाले लोगों का रोमांच दोगुना होने वाला है और यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की कवायद तेज हो रही है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद तिरंगे की लंबाई को 360 फीट से बढ़ाकर 418 फीट किया जा रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। वर्तमान समय में अटारी बॉर्डर पर लहराने वाले भारत के तिरंगे झंडे की ऊंचाई 360 फीट है, जिसे 2017 में वहां स्थापित किया गया था, जबकि वाघा चेक पोस्ट के सामने लगे पाकिस्तान के झंडे की ऊंचाई 400 फीट है। यानी वर्तमान समय में इंडिया के झंडे से पाकिस्तान के झंडा ऊंचा है। हालांकि जल्द ही तिरंगे की ऊंचाई को 360 फीट से बढ़ाकर 418 फीट कर दिया जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान का झंडा तिरंगे से छोटा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी अब शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर यह गगनचुंबी ध्वज फहराया जाएगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तिरंगे की ऊंचाई बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी अपने राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई को बढ़ा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रहार मिसाइल चीन से निपटने के लिए भारत बना रहा है रॉकेट फोर्स। यहाँ दोस्तों, जिस प्रकार से चीन में रॉकेट फोर्स है उसी प्रकार से अब भारत में भी रॉकेट फोर्स होगा और इसको लेकर अब चीन की नींद उड़नी शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से लड़ने के लिए हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार कर रहा है ये देश। सभी नागरिकों को लेनी होगी मिलिट्री ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है और इन देशों में एक ताइवान भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। यहाँ तक कि चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज दिए और इसके बाद ताइवान ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया और इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना
अनिवार्य हो गया है और ये 2024 से लागू होगा। और अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी। और साई इंग-वेन ने कहा है कि जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे कठिन और जरूरी फैसला बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर को लेकर बढ़ गई चिंता और इसी बीच जर्मन वैज्ञानिक ने कर दिया चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना अपना विकराल रूप ले चुका है और लाखों केस रोजाना आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह नहीं है, दवाइयों की कमी हो चुकी है और चारों ओर तबाही मच रही है। चीन के बाद अब दूसरे देशों को भी चिंता सताने लगी है कि उनके यहाँ चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए और इसके लिए सभी देशों ने उचित प्रबंध कर लिए हैं और दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और वेरिएंट BF.7 भी पहले ही देश में दस्तक दे चुका है। हालांकि दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच जर्मन वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डॉस्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कोरोना महामारी अब खत्म होने वाली है।